आज का हमारा टॉपिक है सरकार द्वारा चुनाव व्यवस्था में जो सुधार किए गए हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय चुनाव व्यवस्था में अनेक तरह की खामियां थी, जिनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई प्रयास किए हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। सबसे पहला जो प्रयास है वो है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971। इस अधिनियम के तहत ये 1971 में इस कानून को पास किया गया। इस कानून की धारा 2 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज या भारतीय संविधान का अपमान करता है, वो धारा 3 के अंतर्गत यदि राष्ट्रीय गान के जो गायन में अगर बाधा पहुंचाने का अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस दिन से 6 वर्ष की अवधि के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य समझा जाएगा, जिस दिन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा अपराध सिद्ध हो जाता है। यानी राष्ट्रीय सम्मान के अपराध की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय भारतीय संविधान या राष्ट्रीय गान का अपमान करने वाला व्यक्ति 6 वर्ष तक संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य समझा जाएगा, यदि उसके खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाता है। अगला जो सुधार चुनाव व्यवस्था में किया गया है वो है मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा राजीव गांधी की जो सरकार थी, उसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अतः अब 18 वर्ष के प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के भारत में मताधिकार प्राप्त है। इसके अलावा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का क्रम निर्धारण। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची व मतपत्रों में उनके नामों के क्रम का निर्धारण करते समय सबसे पहले मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार, फिर उसके बाद पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और अंत में निर्दलीय उम्मीदवारों के नामों को रखा जाता है तथा प्रत्येक वर्ग में नाम वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाएंगे। चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का क्रम का निर्धारण इस प्रकार, जो बैलेट पेपर होता है या ईवीएम मशीन होती है, उसमें जो प्रत्याशी होते हैं उनका नाम किस प्रकार होगा। सबसे पहले वो प्रत्याशी आएंगे जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं, उसके बाद गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार और अंत में निर्दलीय उम्मीदवारों के नामों को रखा जाता है। उसके बाद है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको सबको चुनाव आयोग के पास अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाना उनको अनिवार्य कर दिया गया है और इस संबंध में चुनाव अधिकार को अधिकार दिए गए हैं। जमानत राशि में नेक्स्ट जो चुनाव व्यवस्था में सुधार है वो जमानत राशि में वृद्धि कर दी गई है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में कमी लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो जाते थे, बहुत सारे ऐसे होते थे उम्मीदवार जिनकी चुनाव में कोई रुचि नहीं होती थी। ऐसे जो जिनकी रुचि नहीं होती ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव में इनकी कमी लाने के लिए के उद्देश्य से संसदीय चुनाव में जो सामान्य उम्मीदवार हैं उनके लिए जमानत राशि 25,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 12,500 रुपये जमानत राशि कर दी गई है। इसी तरह विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 10,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि की गई है। प्रत्याशियों के प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। जब भी कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उसके लिए अगर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार है तो उसको केवल एक ही प्रस्तावक पर्याप्त है तथा अन्य प्रत्याशियों के लिए कम से कम 10 मतदाताओं द्वारा उसका नामांकन जो है प्रस्तावित होना जरूरी है। नेक्स्ट जो सुधार किया गया है वो ये है कि किसी भी चुनाव में, चाहे संसदीय चुनाव है, चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव है, चाहे राज्यसभा का है या राज्य विधान परिषद का चुनाव है, कोई भी उम्मीदवार एक साथ 2 से अधिक स्थानों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी वो अधिक से अधिक 2 स्थानों पर ही चुनाव लड़ सकता है, उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद है प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने पर चुनाव रद्द नहीं होंगे। मार्च 1992 में किए गए संशोधन के अनुसार अगर किसी निर्दलीय प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव रद्द नहीं होगा। यदि किसी मान्यता प्राप्त
राष्ट्रीय या जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल के किसी उम्मीदवार की अगर मृत्यु हो जाती है तो इस संबंध में चुनाव आयोग के नोटिस जारी किए जाने के 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे राजनीतिक दल को अपना दूसरा प्रत्याशी का नामजद करने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी अगर निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव रद्द नहीं होते हैं, न ही स्थगित होते हैं। लेकिन यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो क्षेत्रीय हो, अगर ऐसे राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव आयोग जो नोटिस जारी करेगा तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर उस राजनीतिक दल को अपने किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम चुनाव आयोग को देना होगा। उपचुनाव हेतु समय सीमा वृद्धि कर दी गई है। उपचुनाव वो चुनाव होता है जब किसी कारण से अगर कोई सीट 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है तो उस सीट पर जो चुनाव करवाए जाते हैं वो उपचुनाव कहलाते हैं। अब क्या कर दिया गया है कि संसद या राज्य विधानसभा के किसी सदन में स्थान या कोई सीट अगर खाली हो जाती है तो खाली होने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर उसके लिए चुनाव करवाना आवश्यक कर दिया गया है। उसके बाद है मतदान हेतु कर्मचारियों को अवकाश देना होगा। यदि कोई भी मतदाता अगर वो किसी भी संस्थान में कार्य करता है तो उसे मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश लेने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इस संबंध में यह भी जानना है कि यदि कर्मचारी की अनुपस्थिति से संस्थान को अगर नुकसान होने का डर है तो फिर ऐसी सिचुएशन में अवकाश के लिए मनाही भी की जा सकती है। लेकिन अन्य सिचुएशन में कर्मचारी को मतदान के लिए वेतन सहित अवकाश लेने का अधिकार है। इस कानून की अवहेलना करने पर जो संस्थान का जो मालिक है उस पर 500 रुपये जुर्माना करने का प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद भारतीय चुनाव व्यवस्था में जो नया सुधार किया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके चुनाव में मतदान हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है। इन मशीनों का प्रयोग जो था सर्वप्रथम राजस्थान में, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनाव में 1998 में एक प्रयोग के तौर पर किया गया था। ऐसे सफल प्रयोग इनका परिणाम सफल आने पर वीवीएम मशीन का जो प्रयोग है वो सफल होने पर के परिणाम स्वरूप 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में और 15वीं लोकसभा चुनाव और 16वीं लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा इन चुनाव को संपन्न कराया गया। इसके बाद है कि चुनाव के समय सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मतदान केंद्रों पर कब्जा करने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मतदान केंद्रों पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की जेल की सजा और जुर्माने का किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव प्रचार की जो अवधि है उसको 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है ताकि जो चुनाव पर जो खर्च है, चुनावी जो खर्च है उस पर अंकुश लगाया जा सके। दल बदल करने पर जो कि भारतीय चुनाव की एक सबसे बड़ी समस्या थी, दल बदल करने वाले प्रत्याशी की सदस्यता को समाप्त करने का प्रावधान 2003 में जो नया कानून बनाया गया है उसमें कानून बनाकर दल बदल करने वाले प्रत्याशी जो भी सदस्य है उसकी सदस्यता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। धर्म व जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, यह एक अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है उसको अपना आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो चुनाव आयोग के पास खुद को देना जरूरी है। इसके साथ साथ चुनाव में जो जाली मतदान होता है उसको रोकने के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इसके साथ मतदान केंद्रों के पास शस्त्र लेकर जाने पर अंकुश लगा दिया गया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भारतीय चुनाव में जो बहुत सारी खामियां थी उनको दूर करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये प्रयास अभी इतने काफ़ी नहीं है। अभी हमारी चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए और भी बहुत सारे प्रयास किए जाने बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, किस तरीके से भारत में चुनाव होते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया, क्या तरीका अपनाया जाता है। थैंक यू।